बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की फेवरेट होस्ट कहकशाफ फैसल और आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, आज एक बहुत ही ज़बरदस्त और मेरे लिए बहुत खुशी की खबर है, क्योंकि मेरा वेट रिड्यूस हो गया। जब आपके ड्रेस जो है वो आप रख देते हैं कि यार ये इसकी अच्छी फिटिंग नहीं आ रही, मज़ा नहीं आ रहा इस ड्रेस को वेयर करने में, और फिर अचानक से आप पहनते हैं और वो आपको मतलब 3-4 इंचेस लूज़ हो जाता है, तो कैन यू इमेजिन, मतलब लड़कियों के लिए तो ये इतनी बड़ी खुशी की नवीद होती है कि इससे ज़्यादा जो मतलब आपको अगर शादी होने वाली है घर में या कोई ऐसा इवेंट आने वाला है और अगर आप वेट रिड्यूस करना चाह रहे हो और हो जाए, मतलब विदाउट एनी डाइट, सिर्फ एक्सरसाइज से अगर वेट कम हो जाए, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप दिन में तारे देख रहे हैं। मतलब ऐसी, वो कहते हैं ना, हर तमन्ना ला हासिल नहीं होती, कुछ तमन्नाएं ऐसी भी होती हैं कि आप अल्लाह पाक से बस दुआ करें और शीशे में देख के बोलें कि हाँ यार यू कैन डू इट, तो वो हो जाता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे डाइट करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अपनी बैलेंस डाइट को लेके, मतलब मैं अगर अपनी डाइट आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो मैं जब से जिमिंग कर रही हूँ तो मैं एक्सरसाइज बहुत डेडिकेशन के साथ करती हूँ। मैं अपनी ट्रेनर को भी यही कहती हूँ कि आप जो है मुझे बस काउंट्स बताएं, स्टेप्स बताएं, मैं फॉलो करूँगी और मैं डेडिकेशन के साथ करूँगी। मेरी जितनी ज़्यादा सहेलियाँ वहाँ पर आती हैं वो सब जो है थोड़ी सी चहमगोइयों में, बातों में, कपड़ों की बातें, यहाँ की बातें, वहाँ की बातें, वो कहते हैं ना 3 औरतें 3 कहानियाँ, लेकिन वहाँ पर तो पता नहीं 100 औरतें होती हैं और फिर उसके बाद हज़ारों लाखों कहानियाँ होती हैं। तो इस वजह से मैं जो हूँ उनकी बातों पे, उनकी जो है गप्पों पे ज़्यादा फोकस नहीं करती। हालांकि मुझे बहुत शौक है बातें करने का, लेकिन उस वक्त मुझे ये होता है यार ये 2 घंटे जो है ना ये मेरा मी टाइम है और मुझे जो है इसमें फुल डेडिकेशन के साथ एक्सरसाइज करनी है, फुल अपना स्टेमिना बढ़ाना है, फुल जो है अपनी कैलोरीज बर्न करनी है, क्योंकि मीठा भी बहुत खाना है, क्योंकि खाना भी खाना है। रोटी मुझे छोड़ने नहीं देते मेरे हस्बैंड, वो कहते हैं रोटी खाओ वरना कमज़ोरी हो जाएगी। मतलब मेरी अम्मा, मेरे घर वाले सारे मिलके जो है वो इतना ज़्यादा मुझे डाइट नहीं करने देते। कभी कभी मेरा इतना ज़्यादा दिमाग आउट होता है, मैं कहती हूँ नहीं भाई मुझे बिल्कुल मुझे स्ट्रिक्ट डाइट करनी है और फिर मुझे करना है अपना वेट रिड्यूस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रिक्ट डाइट नहीं की मैंने, बैलेंस डाइट करते 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 ही मेरा जो ये मुंह है ना वो कम हो गया। जब अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, जब मैं शो करती थी और जब रात को मैं अपना शो देखती थी रिपीट में, थोड़ा सा देख लेती हूँ कि यार मैंने आज क्या भंड मारे हैं, कौन कौन सी गलतियाँ, कौन कौन सी कोताहियाँ की है। ये आपको अपना प्रीव्यू करना चाहिए और अपने अंदर खामियां ढूंढनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ ये मुझसे गलती हुई है, ये मैंने किया है, तो आप दुनिया में कभी भी जो है ना वो ना हार मानेंगे, ना आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता, क्योंकि आपको अपनी गलतियां और अपनी कोताहियां खुद पता होती हैं। तो मैं तो ये हमेशा देखती हूँ और जहाँ मुझसे कोई गलती होती है या कोई कोताही होती है तो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ यार ये मैंने यहाँ पर जो है ये चीज़ कर दी थी, वहाँ पर मैंने ऐसी चीज़ कर दी थी। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इस वजह से मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि भाई ज़रा अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी जो है ना वो खुशियाँ लेके आए, थोड़ा सा ऐसा माहौल करें, क्योंकि अब जो है विंटर्स आने वाले हैं। अगर आज की मैं बात करूँ तो आज तो सुबह में ऐसा मौसम था, जब मेरी बेटी स्कूल जा रही थी मुझे ऐसा लग रहा था, मैं अपनी गैलरी में थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे सर्दी आ गई, एक खुनकी थी हवा में और इतना सुहाना मौसम था, इतना सुहाना मौसम था। और कल जो है वो सूरज ग्रहण था, तो बहुत से लोगों ने एहतियात बरती होगी। और ये बात जो है सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के हवाले से मैं आपको कहना चाहूँगी कि देखें अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। बेशक ये जो आते हैं सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण, ये गवाही देने के लिए आते हैं कि हम भी उसके ताबे हैं। तो बेशक 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 इससे बड़ी कोई और बात है नहीं। हम सबको इस बात पर, और नमाजें पढ़ने का भी हुक्म है जब सूरज ग्रहण हुआ करे, चांद ग्रहण हुआ करे। और पाकिस्तानी अवाम से मैं बस ये ख़ास तौर पे कहना चाहूँगी कि वो तो गुजर गया, लेकिन जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है कि भाई सूरज ग्रहण है, सूरज की तरफ मत देखिएगा, चांद ग्रहण है, चांद की तरफ मत देखिएगा, या कोई समंदर में तूफान के आने की आमद होती है या कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो हम लोग इतने बेचैन हैं, इतने हम लोगों को अल्लाह की तरफ से कोई अल्लाह ने गॉड गिफ्टेड हम लोग हैं कि हमें एक अजीब सी बेचैनी होती है कि जिस चीज़ से हमें मना किया गया है हमें वही काम करना है। मतलब सूरज ग्रहण है तो लोग जो है, मुझे बाकायदा मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि भाई हमने तो सूरज को देखा, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। यार ये बनाई हुई बातें होती हैं, इससे कुछ नहीं होता। अरे जो चीज़ मना की गई है अगर आप उस पर अप्लाई कर लेंगे, उस पर अगर आप अमल दरामद कर लेंगे तो आपका कुछ जाएगा। एक तो आप उनको मना करने के बजाय उल्टा आप ये कहते हैं कि भाई आप भी देख लो, ग्लासेस पहने सूरज ग्रहण में कल जब हुआ था, अब उसके बाद अब कब होगा ये तो हमें नहीं पता, वल्लाह आलम अल्लाह जाने। लेकिन आप लोगों से
गुजारिश है कि इस तरह के जो भी काम होते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिस पर पाबंदी आयद की जाए तो उसको पाबंदी से फॉलो किया करें। ये नहीं होता कि रूल्स तो होते ही तोड़ने के लिए है, इस तरह की बातें ना किया करें। और पब्लिक से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि पोलियो मुहिम का आगाज़ जो है वो 24 तारीख से 28 तारीख तक है। आप अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप ज़रूर पिलवाएं और इस लाइलाज बीमारी से अपने बच्चों की जो है वो हिफाजत करें, क्योंकि इसका और कोई इलाज है नहीं। ये सिर्फ पोलियो ड्रॉप्स पिलाने से ही जो आपका बच्चा सिक्योर हो सकता है। एक ऐसी लाइलाज बीमारी है पोलियो जिसका और कोई इलाज नहीं है। तो आप ये सोचें, आपके बच्चे की पूरी ज़िंदगी जो है वो दांव पे लगी होती है। आप लोगों को सोचना ये है कि आपकी एक कोताही से और एक गलती से आपका बच्चा ज़िंदगी भर की माजूरी की तरफ जा सकता है। तो खुदारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि अपने बच्चों को जो है पोलियो ड्रॉप ज़रूर पिलवाएं। अगर वर्कर्स आपके घर आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं आ रहे आपके अपार्टमेंट में तो आपने देखे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कैंप्स लगे हुए हैं जगह जगह, वहाँ पर जाके अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलवाएं। 2 बूंद ज़िंदगी है, 2 बूंद 2 कतरे ही आपके बच्चों की ज़िंदगी है। इसकी तरफ राग़िब हों और इससे जो पोलियो जैसी बीमारी है इससे अपने बच्चों की ज़िंदगी भर के लिए जान छुड़ाएं। और जैसे कि हम गप्पे लड़ाते हैं, बातें करते हैं, नंबर स्क्रीन्स पे चल रहे हैं, आप लोग कॉल्स भी कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की कोई कहानी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो उसकी क्या वजह है, आपको क्यों अच्छा लगता है, हमारे प्रोग्राम में और क्या क्या हमें करना चाहिए। क्योंकि मैं कहती हूँ, हमेशा मैं ये समझती हूँ कि कोई ना कोई नए आइडियाज़ जो है ना वो फीडबैक के थ्रू हमें मिलने चाहिए, क्योंकि बड़ा अच्छा रहता है अगर आपको फीडबैक मिल रहा होता है और आपको पता चल रहा होता है कि हाँ भाई जो आप काम कर रहे हैं वो पब्लिक की नज़र में पसंद किया जा रहा है, लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि आपकी राय, मैं हमेशा कहती हूँ, मेरी टैग लाइन है, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत इख्तियार रखती है। क्योंकि अगर आपकी राय नहीं होगी, अगर आपसे हमारी बात नहीं होगी, बाज़ाब्ता तौर पर हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, ख्यालात का इजहार नहीं करेंगे, तो फिर ये किस तरह से जो है रिश्ता जो है अटूट बनेगा। बातें करने की जो बात है, मैं तो इतनी बातें करती हूँ, कुछ बच्चे होते हैं ना बचपन से रट्टू तोते की तरह बोलते रहते हैं। अब ये है कि मेरी बेटी जो है वो मेरी तरह बातें करती है और मैं सुबह सुबह जो है उसकी बातें सुन रही होती हूँ कि अच्छा, वो कहती क्या हुआ आपको, आपका मूड सही नहीं है। मैं कहती हूँ नहीं बेटा, बस इतना बोल लेती हूँ मैं सुबह मॉर्निंग शो में कि मेरे फिर मुझसे जो है वो बोला नहीं जाता बाद में इतना। तो वो कहती नहीं मम्मा आप तो बहुत बोलती है सुबह सुबह उठ के। अच्छा, सुबह सुबह उठ के मेरा थोड़ा सा मूड जो है वो ऑफ होता है, मतलब मैं जो हूँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऑफ रहती हूँ, फिर उसके बाद सेट हो जाता है। नाश्ता करने की मुझे सुबह सुबह बिल्कुल भी आदत नहीं है। जो लोग होते हैं जिनको बेड टी पसंद होती है कि बेड पे लाके आप हमें टी दे दें, यार मुझसे नहीं पी जाती। क्या आप लोग भी इस तरह पीते हैं? और ब्लैक कॉफ़ी के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगी, जो लोग भी वेट रिड्यूस करना चाहते हैं वो अपनी लाइफ में ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल रखें, लेकिन ज़्यादती गुनाह है, ज़्यादती नहीं करनी ब्लैक कॉफ़ी की। 1 मग ले लीजिए या 2 मग ले लीजिए, लेकिन उससे के साथ आपको वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा रखना है। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पिएंगे और वाटर मतलब पानी का इंटेक नहीं करेंगे तो फिर आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी और फिर मसाइल होंगे, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी जो है वो अंदर से आपको जो है वो खुश्क कर देती है और जब आप खुश्क हो जाते हैं तो आप मेंटली भी खुश्क हो जाते हैं। फिर आप जो है वो गुस्सा करेंगे, जब आपके अंदर जो है लचक नहीं रहेगी। लचक किसी भी सेंस में हो वो होनी चाहिए, क्योंकि अकड़ जो है वो मुर्दे की पहचान होती है और आपके अंदर जो झुकाव होता है, जो आपके अंदर ढलाव होता है, वही जो है एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। तो आप हमेशा इस बात पर जो है अपना दिमाग चलाया करें। कोई भी गलती, कोई भी कोताही हो जाए तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं होती। तो आप लोगों से बस यही मेरी गुजारिश है कि मैं जब आप लोगों के सामने आती हूँ और जब मैं गप्पे लड़ाती हूँ, आज मैं बहुत इतरा रही हूँ आई थिंक, क्योंकि मेरे बाल जो है मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं और जब मैं पतली हो जाती हूँ ना, जब मैं वेट रिड्यूस कर लेती हूँ, मेरा गोल है 55, अगर हो जाता है आप सबकी दुआओं से और मोहब्बत से तो फिर मैं आप लोगों को मिठाई खिलाऊंगी। अच्छा, मिठाई से एक बात मुझे याद आई, एक बहुत फेमस ब्रांड है मेरे घर के नज़दीक ही है, वहाँ की मिठाई मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो जो वाइट वाला होता है चमचम टाइप का और ब्राउन वाला होता है भाषानी टाइप की, वो मुझे बड़ी पसंद है। तो मैं जब भी वो खाती हूँ, अभी संडे की बात है, मेरे सामने पूरा एक जो है ना प्लेटर बना के लाया गया कि उनको पता है कि क्या क्या खाती है। मैं ससुराल गई हुई थी, उन्होंने कहा ये लो यार तुम्हारे लिए मिठाई है, खाओ खाओ मिठाई खाओ। अब मतलब वेट होना था, ट्यूसडे मंडे को वेट होता है जिम में। अब मैं वो मिठाई को देखूं और मैं ये सोचूं कि यार मेरी पूरे जो है 15 दिन की मेहनत अगर मैंने ये खा ली तो वेस्ट हो जाएगी। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि यार एक खाने में क्या जाता है,
एक तो खा ही सकती हूँ, मतलब अपना दिल इतना भी नहीं मारूं। तो फिर मैंने वो एक जो है वो चमचम खा ली, फिर एक गुलाब जामुन खा ली, फिर इस तरह मैंने 2 3 4 मिठाइयाँ खा ली। और फिर मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ इस प्लेटर को मेरे सामने से ले जाएं, क्योंकि वरना अगर मेरा दिमाग आउट हो गया तो फिर मैं पूरा खा जाऊंगी। तो इस तरीके से जब आप मीठे के शौकीन होते हैं, मीठा आपको पसंद होता है, तो आप जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना। और जब विंटर्स आते हैं तो आपको क्रेविंग्स होती हैं, विंटर में इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है, इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं जल्दी सो जाती हूँ, अगर मेरी शूट नहीं है तो मैं सो जाती हूँ। और फिर सोने के बाद तो आपको कुछ पता ही नहीं होता ना, फिर आप बेयारो मददगार बस सो जाते हैं। लेकिन अगर आप जाग रहे हो सर्दियों की रातों में तो आपका दिल चाहता है आप चाय भी पिएं, आपका दिल चाहता है कि आप जो है वो गरम गरम कस्तूरी दूध भी पी लें, आपका दिल चाहता है कि आप जो है डिफरेंट तरह के चीट डे होते हैं ना, वो चीट नाइट बना लें, कुछ खा लें, नट्स खा लें। हमारे यहाँ उल्टे सिस्टम है, मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है हमें सुबह खाने चाहिए, दोपहर में खाने चाहिए। हम लोग रात को जो है विंटर्स में मूवीज देखते देखते नट्स खा रहे होते हैं, मतलब उल्टे हैं हम पाकिस्तानी लोग, थोड़ा सा उल्टा चलते हैं। लेकिन हम जो है अपने चलने को और अपनी बातों को बड़ा सा मतलब फख्र महसूस करते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो हम उस पर निदामत नहीं रखते, हम कहते हैं यार चलो ठीक है कोई बात नहीं हो गया। लेकिन अगर कोई और गलत काम कर रहा होता है तो हमें जो है बड़ा अजीब लगता है। और एक अजीब लगने से एक मुझे बात याद आई है, वो जो हमारे शो में आई थी नौरी नजमुन साहिबा, उनसे जब हमारी बात हो रही थी स्किन से रिलेटेड, स्किन इंजेक्शन से रिलेटेड, वाइटनिंग इंजेक्शन से रिलेटेड, तो उन्होंने ये बात कही थी कि रिश्तों में रिजेक्शन हो जाती है अगर लड़की गोरी नहीं होती या कॉम्प्लेक्शन का मसला होता है। तो उस दिन मेरे दिमाग में ये बात आई थी और पता नहीं किसी वजूहात की वजह से मुझसे मतलब वो मैं अया नहीं कर पाई थी। तो आज आप लोगों के आगे अया करती हूँ और क्या आप लोग सुनना चाहेंगे वो बात ये है जनाब कि रिजेक्शन सिर्फ और सिर्फ रिश्तों में नहीं होती। अगर आपका कलर साफ नहीं है या गोरा कलर नहीं है तो सिर्फ रिजेक्शन रिश्तों में नहीं होती है, रिजेक्शन जो है वो कास्टिंग में भी होती है। हमारा एक चैनल है जिसका नाम नहीं लेना चाहूंगी, वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर ये है कि अगर आर्टिस्ट जो है वो फेयर कलर कॉम्प्लेक्शन नहीं है तो उसकी कास्टिंग नहीं होगी। अब ये कौन लोग हैं, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग, क्यों पैदा होते हैं ये लोग? मतलब मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह पाक ने जो चीज़ बनाई है वो हसीन बनाई है, खूबसूरत बनाई है, और आप नहीं होते कोई किसी लायक कि आप ये कह सके। रोज़ी अल्लाह पाक की तरफ से है। ये जो इस तरह के फ़िरौन बने बैठे होते हैं ना चैनल्स पे और जो कास्टिंग नहीं करते सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्शन की बेसिस पे, अरे भाई आप जो है वो किस तरह से फिर जो है पड़ोसी मुल्क का मुकाबला करने के लिए बेकरार रहते हैं, उनकी मूवीज़ का मुकाबला करने के लिए बेकरार होते हैं। काले गोरे में ही अगर फंसे रहेंगे तो किस तरह से जो है हमारा मीडिया जो है वो ग्रो करेगा? क्योंकि यहाँ पर टैलेंट कोई मतलब मैटर नहीं करता, यहाँ पर खूबसूरती मैटर करती है। और मैंने ये भी सुना था कि अगर आपको उस चैनल पे कास्ट होना है तो आपको वाइटनिंग इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे तो आप कास्ट होंगे, वरना आप कास्ट नहीं हो सकते। मतलब मैंने जब ये बात सुनी तो मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र एहसान है कि मैंने उस चैनल से आज तक कभी काम नहीं किया और ना मुझे करने की ख्वाहिश। क्योंकि जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं, जिनकी ऐसी सोच है कि जो गोरा होगा उसको हम कास्ट करेंगे, जो सांवला होगा उसको हम कास्ट नहीं करेंगे, तो ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत मुश्किलात का सबब बन जाती हैं और वही जो है वो ज़वाल का सबब भी बनती हैं। क्योंकि जब अगर आप अल्लाह ताला की तख्लीक में ये बात सोचते हैं कि भाई ये चीज़ यूँ नहीं यूँ होनी चाहिए तो फिर आपका ज़वाल आ जाता है। तो इस बारे में गौर कीजिएगा। अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँच रही है जहाँ तक जो मेरी फील्ड से रिलेट करते हैं या जो मेरी फील्ड को जानते हैं, जो लोग वहाँ काम करते हैं, वो तो फ़ौरन डायरेक्ट वहाँ पहुँच गए होंगे जहाँ की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन जो लोग नहीं करते तो उनके लिए एक नई बात है कि इस तरह भी होता है, आजकल की दुनिया में ऐसा भी होता है। तो आप लोगों के लिए एक बड़ी अजीब सी बात होगी। उस दिन मैं बात करती लेकिन वो बात करते करते वो टॉपिक यहाँ वहाँ हो गया, तो मेरे दिमाग में थी कि ये बात आप लोगों को बतानी है। क्योंकि भाई अब हमारी एक फैमिली है, फैमिली में कोई बात छुपाई नहीं जाती और ना छुपन छुपाई के खेल होने चाहिए। क्योंकि जब ये खेल खेले जाते हैं तो फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। फैमिली उसी का नाम है जहाँ पर खुल के बात की जाए, अच्छी अच्छी बातें की जाए, प्यार मोहब्बत को बढ़ाया जाए और खुलूस से दिल से मिला जाए, खुलूस से दिल से प्यार से बात की जाए। तो मैं आप लोगों को इतनी अच्छी अच्छी और जो गप्पे लड़ा के बातें कर रही हूँ, तो ये बातें करते करते जो है वो अचानक से जो है मेरे कान में एक नवीद सुनाई दी है कि आपको जो है वो ब्रेक पर जाना है। जी हाँ जनाब, तो ब्रेक पर जाते हैं, कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए।
जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जैसा कि आप सबको पता है कि आज बुध का दिन है। बुध को दिन हमारे साथ मौजूद होते हैं हाजीदीन मोहम्मद साहब, बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं हाजी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, अल्लाह की बहुत वसी करम नवाज़ी, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। उन्हीं के साथ साथ हमारी एक प्यारी बहन भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आलमा नून उनका नाम है। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आलमा, आपके साथ क्या प्रॉब्लम थी? आप हमने जो लास्ट प्रोग्राम में पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर की थी, नाफ में जो आप लोगों ने देखा था एक ज़ख़म था, वो ज़ख़म बढ़ते 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 जो है वो कमर तक पहुंच गया था, ऐसे ही था। तो आपने कितने डॉक्टर्स को दिखाया, कितना इलाज करवाया, और आप किस सूरत हाल में जो है वो हाजी साहब के पास पहुँची? मुझे इलाज करवाते करवाते 1.5 साल हो गया था, और 5-6 डॉक्टरों से मैंने इलाज करवाया, और वो ज़ख़म छोटे से बढ़ता बढ़ता वो काफ़ी फैल गया था, पेट तक आ गया था। ठीक है। तो फिर मैं हाजी साहब के पास आई थी और फिर उनसे इलाज करवाया। 2 महीने में माशाल्लाह मेरा ज़ख़म बिल्कुल ठीक हो गया माशाल्लाह। वरना डॉक्टर्स ने सर्जरी का रिकमेंड किया जी, था? ऑपरेशन का कहा था। तो फिर मैं ऑपरेशन नहीं करवाया। जब हाजी साहब के पास आई थी तो फिर हाजी साहब से इलाज करवाया था तो बिल्कुल ठीक हो गया। हाजी साहब का आपको कैसे पता चला? हमारे प्रोग्राम के थ्रू या किसी ने बताया? हाजी साहब के पास हम पहले आए हैं, अपना इलाज वगैरह करवाया, काफ़ी दफ़ा हम आ चुके हैं उनके ठीक पास। है। जी। हाजी साहब, क्या इनकी प्रॉब्लम थी, क्या इनका मसला था? ये देखिए, ऐसे बहुत सारे मरीज़ आपके पास आए भी हैं, आते रहेंगे, जिसके कहीं ना कहीं थोड़ी सी खारिश हो जाती है। खारिश के बाद वो ज़ख़म बनना शुरू होता है, और ज़ख़म बनते 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 वो एक बहुत भयानक शक्ल अख्तियार कर लेता है। मैं आलमन हूँ कि इसको नाफ की बात कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं कहीं और मालूमात देना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। देखें, फेस्टुला बोलते हैं, पेशाब पखाने के बीच में एक सुराख हो जाता है, और उस सुराख से पेशाब भी आता है, पखाना भी आता है। यानी कि उससे दोनों चीज़ें आती रहती हैं। अगर किसी को मोशन लग जाते हैं, उस सुराख से भी मोशन आते हैं, पखाने जगह से भी मोशन आते हैं। पेशाब कर रहा होता है, पेशाबी जगह से पेशाब आ रहा होता है, वहाँ से भी आ रहा होता है। वहाँ भी सिलसिला यही जुड़ता है कि खारिश होती है, खारिश के बाद वो ज़ख़म बनते 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 एंड ये पहुँच जाता है। जो मरीज़ों से मुझे मालूमात मिली, उस बुनियाद पर आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि 3-3, 4-4 ऑपरेशन हुए, मगर वो नाकाम रहे। फिर खुल जाता है, फिर या उसके अंदर जो ज़ख़म है वो ज़ख़म में पस पड़ती रहती है, वो फिर फटता है, या ऑपरेशन कराते हैं अज़ियत में और पूरा मवाद निकालते हैं। जो इलाज आलमा नूर का है या इस बच्ची का है, बहुत प्यारी शादी, अल्लाह सलामती रखे और ज़िंदगी बड़ी सुकून की गुजरे। आप हम सब की, हर किसी की ज़िंदगी, और ज़िंदगी सारे मामले अल्लाह हल कर दे। उसमें जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन की कामयाबी की दलील बहुत कम होती है, ख़ासतौर पर नाफ की तो बहुत ही कम होती है। जो मैंने बताया कि नानटी का एक वाक़या मैंने आपसे शेयर किया था कि एक लड़की थी, उसको इस तरीके से ऑपरेट हो गया था। ऑपरेशन के बाद उसका पेट लटकते लटकते घुटनों से नीचे चला गया था, और चंद दिन आई मेरे पास, पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। एक तरफ से उसके पेट को एक बहन उठाती थी, दूसरी तरफ से दूसरी बहन उठाती थी, जिससे कि गाय भैंस के पेट की तरह। तो तब वो चंद कदम चल पाती थी। तो ये चीज़ें जो ज़िंदगी में देखी हैं, सीखी हैं, समझी हैं सब लोगों से। तो जब ये शादी मेरे पास आई तो उसका वही आलम था कि इसके, आपने तस्वीरें देखी हुई हैं जी, अंदर तक सुराख था और उसमें पस आ रही थी। इस सबसे बड़ी बात यह है कि इनके माँ बाप की, उसकी अपनी क्वालिटी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। सबसे बड़ी खूबी इनके माँ बाप की है। फिर इस बच्चे की अपनी खूबी है। अगर ये तहम्मुल से काम ना लेती, सब्र से काम ना लेती, तो पता नहीं कितनी गलतियां हो जाती हैं। बिल्कुल। उन गलतियों से बचने का जो रास्ता है वो यही है कि आप सब्र सुकून से चलें और अल्लाह की तरफ जाएं, इस्तिखारा खुद करें। जो अल्लाह आपको हिदायत दे उस पर अमल कर लें, वो सबसे अच्छा है। मैं भी तो बार बार अल्लाह के पास जाता हूँ, बार बार अल्लाह के पास जाता हूँ, बार बार अल्लाह के पास जाता हूँ, सब कुछ मुझे वहीं से मिलता है। सुभान अल्लाह। जब इसका इलाज शुरू हुआ तो उसने मुझे तस्वीर खींच के भेजी कि हाजी साहब मेरी ये कंडीशन है। मैंने कहा आ जाओ मेरे पास। इलाज शुरू हुआ। इलाज शुरू होने के बाद इससे अपना इलाज करते 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 परहेज़ की बड़ी बात है। परहेज़ किया, साथ दवाई खाई, दवाई लगाई। मैंने कहा ना, मेरी रिसर्च ख़त्म नहीं होती क्या कैसा। बिल्कुल। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह देता, मैं आगे बढ़ता रहता हूँ माशाल्लाह, और आगे बढ़ता रहता हूँ। तो जो इसका इलाज हुआ तो इतनी कामयाबी मिली और इतना सुकून मिला, इतनी खुशी हुई कि हमारी बड़ी प्यारी शहज़ादी, हमारे पास पहले भी क्या है, 2 मामलात में अल्लाह ने शफा दी। लेकिन इसके माँ बाप को मैं क्यों तरजीह देता हूँ, इन समेत उन तमाम वालिदैन को जो अपनी औलाद का इलाज कराते हैं और लग के इलाज कराते हैं। बिल्कुल।
اور وہ صبح کو یہاں شام کو کہیں اور صبح یہاں شام کو کہیں اور یہ چیزیں برائی پیدا کر جاتی ہیں. حاجی صاحب تو ان کو کون سی آپ نے جو اپنی میڈیسن دی تھی کون سی ATS دی تھی یا QB؟ ایک اور کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا. ATS اور QB تو صحیح بولا نا میں نے دوائی کا نام؟ بالکل صحیح بولا. ٹھیک ہے. اس کو چمیلی دی, ٹھیک ہے. PTS دی, اچھا. ST-M21 کیوا دیا اوکے. اور 4+5 صفوف دیا. ماشاء اللہ. ایک نہ AS کریم دی اور AS آئل دیا. اوکے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ دیکھیں میں آپ کو اس کی بات ہو رہی ہے لیکن اس سے ہٹ کے تھوڑی سی میں ڈیٹیل آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. بالکل. دیکھیں ہیپیٹائٹس C میں بھی یہی دوائی جاتی ہے. جی. ہیپیٹائٹس B میں بھی یہی دوا جاتی ہے. پیشاب پخانے میں جن کے زخم خراب جاتے ہیں یعنی پیشاب پخانے جگہ گل سڑ جاتی ہے, بدبو آ رہی ہوتی ہے, بعض لوگوں تو کیڑے بیرے ہوتے ہیں, وہ جب آ کے بیٹھتے ہیں تو اللہ مانا حفیظ آپ بیٹھ نہیں سکتے, اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. ان کو بھی یہ دوائی دیتے ہیں لیکن چند دن بعد دیکھو تو آپ نہیں پہچان سکو گے. ماشاء اللہ. ٹھیک ٹھاک. دیکھیں میں چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں کہ میں ہمارا ایک آئل کی مثال لے لو. AS آئل ہمارا جو آپ کہیں بیٹھے ہیں, آپ اکثر دیکھو جہاں کوئی بیٹھا بیچ میں کوئی عورت مرد یا لڑکا لڑکی بیٹھا وہ اپنا منہ بار بار دوسرے موڑتے رہتے ہیں یا یوں کرتے رہتے ہیں کیونکہ اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے, وہ برداشت نہیں کر پاتے. بالکل. یا ان کے بغل سے بدبو آ رہی ہوتی ہے یا تو اتنی بدبو آتی ہے کہ ساتھ بیٹھنے والے پریشان ہوتے ہیں. اب یہی آئل ہمارے ہر جگہ کام آتا ہے. 2 قطرے منہ میں ڈال کے گھما لیں, منہ کی بدبو گھنٹوں کے لیے ختم ہو جاتی ہے. واو. دو بوند بغل میں مالش کر لیں, 24 گھنٹے ایش کریں. واو. آپ کے پاؤں, آپ جوتے نہیں پہن سکتے, پاؤں خراب ہوتے ہیں, یا اگر آپ نے جوتے پہنے اور آپ کی انگلیوں کے بیچ میں خارش ہوتی ہے اور زخم بن جاتے ہیں, یہی آئل اگر آپ انگلیوں کے بیچ میں لگائیں, پاؤں نیچے لگا کے 24 گھنٹے جوتے پہن کے رکھیں, آپ کے پاؤں خراب نہیں ہوگا. ماشاء اللہ. یہی آئل جو ہے سن بلاک ہے. 2-4 قطرے چہرے کی مالش کر لو, گلے کی مالش کر دو, جو حصہ کپڑے سے باہر ہے اس کی مالش کر کے پورا دن دھوپ میں گھومو, پورا دن گھومو, آپ پہ دھوپ کا اثر نہیں ہوگا, 1% بھی نہیں ہوگا. گھر آ کے تمہیں صابن کی ضرورت نہیں ہے, صرف پانی لے کے سادہ پانی سے منہ دھو لو, چہرہ آپ کو چمکتا ہوا ملے گا. زبردست. ٹھیک. یہی آئل بواسیر کی تکلیف ہے یا بچوں کے کیڑے ہوتے ہیں, چھوٹے بچے, آپ کی بھی تو بچے, آپ کو تھوڑا بہت تجربہ ہوگا, تو آپ 1-2 قطرے لے کے آپ وہاں لگا دیں یا ڈراپر لے لیں, چھوٹا سا ڈراپر, اس میں لگا کے تھوڑا اندر تک دبا دیں, سارے کیڑے مکوڑے باہر آ جاتے ہیں, سکون سے بچہ سوئے گا. ماشاء اللہ. اس طریقے سے اس کو پیشابی جگہ میں تکلیف ہے, خارش ہے, بار بار کھجاتا رہتا ہے, دنیا سے بے نیاز ہے. اس سے غرض نہیں, کوئی عورت مرد ہے وہ لگا کہ کھجا رہا ہے, اس سے اس کی کوئی فکر نہیں, دنیا دیکھ رہی, کیوں وہ تکلیف میں ہے. اب یہی آئل اگر آپ لگائیں, چند سیکنڈ کے بعد دیکھیں بندہ بالکل فریش ہوگا. زبردست. اور آپ کی دوائیوں کی یہ سب سے خاص بات ہے حاجی صاحب کہ ایک دوا جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں پہ کارآمد ہے. بہت زیادہ بیماریوں کے لیے کہ شاید اس کے لیے 40 سال لگے. بالکل. آپ کی 40 سال عمر بھی نہیں ہوگی. نہیں. ٹھیک ہے نا, بڑی بات ہے, مان لیا. 40 سال عمر بھی نہیں ہوگی. میں نے ایک مذاقنہ سے بولا, یہ حقیقت ہے کہ یہاں تک پہنچنے میں ٹائم لگا. بالکل. اب یہ تمام جڑی بوٹی سے نے چیزیں تیار کی, مجھے ہمیشہ ڈاکٹر تسمیہ کی بات یاد آتی ہے, حاجی صاحب اللہ اور رسول کے بعد میں آپ کی دعا پہ میرا ایمان ہے. سبحان اللہ. میں نے پوچھا کیوں, میں اسی دن پہلے بھی بتا چکا, میں ریپیٹ کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ تھی, اس سے مجھے فون کیا کہ مجھے اتنے شدید موشن ہو رہے ہیں, ڈائریا, کہ میں واش روم سے باہر نہیں نکل پا رہی. میں کہا ڈرائیور کو بھیج دو. اس کو QB دی اور QB دینے کے بعد جو ہے نا اللہ خیر چلا, اس نے 2 ابھی کھائیں, 2 کیپسول 2 گھنٹے بعد کھائیں, اور وہ اپنی زندگی میں بالکل فریش اپنی زندگی میں آ گئی. سبحان اللہ. اب میں اسی میں بتاؤں کہ ویٹ الرجی آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا, یہ ہماری شادی میں سنا, گندم کی الرجی. کہ گندم سونگتے ہیں, کھاتے نہیں ہیں, صرف سونگتے ہیں, اس کے اتنے موشن لگتے ہیں کہ وہ کیا نام مثال پہنچ جاتا ہے. بالکل. کھانا تو دور کی بات ہے. وہی مریض ہوتے ہیں, ان کو ہم دوائیاں دیتے ہیں, اس سے گندم ہی کھلاتے ہیں. جب اس سے قبض ہونے لگتی ہے, اتنی قبض کہ وہ بولا کہ مجھے 24 کا 48 گھنٹے گزرے, مجھے پروٹین نہیں ہوئی, پھر ہم اس کی دوا چینج کر دیتے ہیں. زبردست. ٹھیک ہے. پھر آپ بتاؤں کہ وہ جو لوگ جن کو 2 سال 10 سال سے یا 20 سال سے اس میں ویٹ الرجی ہو یا ویسے کوئی الرجی ہے, اسے موشن نہیں بند ہوتے, اس میں ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے. ان کی آنتوں کا یہ عالم ہوتا ہے جیسے کہ ٹیشو پیپر, وہ کب پھٹ جائیں کوئی دلیل نہیں ہے, کیوں وہ اتنے گل چکی ہوتی ہیں.
اب جب ان کا علاج کرتے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ چند دن میں وہ دیکھو اپنا زندگی میں ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی بات اچھی ہوتی ہے, آپ کا سمجھانے کا انداز اچھا ہوتا ہے, مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ اس انداز میں سمجھاتی ہیں کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے. باقی لوگ بھی اچھا کام کرتے ہیں لیکن سمجھنا اور سمجھانا دونوں بہت مشکل کام ہے. بالکل سمجھنا بھی مشکل ہے اور سمجھانا اس سے زیادہ مشکل کام ہے. بالکل صحیح, بالکل بجا فرمایا آپ نے. میں نے جو زندگی گزاری ابھی دیکھیں, آج میں اپنی زندگی میں بالکل ٹھیک ہوں. میں نے پورا مہینہ اذیت گزاری کلے کی طریقے جی. دنیا بھی ترلے کر دی. آپ ڈاکٹر ہیں, آپ اپنی محبت میں دوائی لے کے آ رہی ہیں, یہ ڈاکٹر ہے, یہ اپنے پیار میں دوائی لے کے آ رہی ہے, وہ ڈاکٹر بیٹھی ہے وہ لے کے آ رہی ہے, یہ اینٹی بائیوٹک, یہ اینٹی بائیوٹک, یہ سیرپ, یہ سیرپ. اگر میں اور میرے تمام مریض ٹھیک ہوئے نا ATS کیپسول اور 4+5 سے. واو ماشاء اللہ. تمام سننے والوں کو میں بتا رہا ہوں کہ جہاں کورونا میں 100% سب ناکام تھے, ہم اللہ کا شکر ہے 100% کامیاب تھے الحمدللہ. ثم الحمدللہ. یہ جو دعا تیار کی ہے ATS کی دعا, اس کے لیے بہت طویل وقت لگا. ایک KMDR اور ATS دو دوائیں ہماری, اس سے بہت طویل وقت لگا. اور وقت اس لیے لگا کہ اس کی ریسرچ بہت طویل تھی. تو اب ATS رات میں کیا کرتا ہوں کہ کچھ لوگ تو ڈائریکٹ کھا لیتے ہیں, وہ بھی فائدہ مند ہے, لیکن اس کا بہترین جو ابھی میرا اپنے اوپر تجربہ ہوا اس کا یہ کہ شہد گرم کرو رات سونے سے پہلے, کیپسول کھولو, ڈالو چینی, دال چینی, نمک, کالی مرچ ڈالو, تیز گرم کر کے اسے چاٹنا شروع کرو. 4 دن 5 دن کے اندر بالکل نزلہ, زکام, بخار, سینہ صاف. زبردست. ایک کالر ہے حاجی صاحب آپ کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریے, کہاں سے؟ جی میں رضیہ بات کر رہی ہوں ماڈل کالونی ملیر سے. فرمائیے. جی مجھے پوچھنا ہے کہ میرے گھٹنوں میں بہت تکلیف ہے نا, ٹھیک ہے. اور شوگر بھی ہے مجھے, لیکن میں کنٹرول میں رکھتی ہوں, وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے. اور اب میرے بازو میں بھی درد ہو رہا ہے, تو مجھے کوئی ایسی دوا بتا دیں جو, میں نے سنا ہے بہت شفا ہے ان کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے رضیہ, ٹھیک ہے. اور کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ جی بس یہی پوچھ رہی تھی میں, اور یہ کہ میں ہمارے لیے دعا کریں, بہت مشکل اور بہت پریشانی میں ہوں میں بہت زیادہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے رضیہ, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. رضیہ کے سوالوں کا جواب جو ہے بریک سے آ کر دیں گے. حاجی صاحب بریک کا ٹائم ہو گیا, تو ناظرین کہیں جائے گا میں دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو, جس کا نام ہے مسکراتے صبح. بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب. حاجی صاحب 2 کالرز کی ہماری کال آ چکی ہے. ایک رضیہ بہن تھی جو بریک سے پہلے ہماری کال آئی تھی, ان کے گھٹنوں میں بہت درد ہے, ان کو شوگر ہے, لیول میں رہتی ہے, بڑھتی نہیں ہے, لیکن اب گھٹنوں میں شدید تکلیف ہے اور ہاتھ میں درد ہے. دوسری ہماری کالر تھی ناہید, ان کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کے گھٹنوں میں بھی شدید درد ہے. تو دونوں کے لیے آپ کیا تجویز کریں گے؟ بہترین کام تو یہ کہ میرے پاس آ جائے. اب میں اپنا ایڈریس بتاتا ہوں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, حیدرآباد 4 مینار چڑھوں گی 7 سیلانی والے, ہم دونوں ایک ہی گلی میں. سیلانی سے 50 قدم آگے جاؤ تو دایاں طرف بورڈ لگا ہوا ہے حاجی دین محمد کا. صبح 11 سے لے کے رات 8 کا ٹائم روزانہ کا ہوتا ہے. اتوار کے دن صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ جو بھی آئے 2 بوتلیں پانی بھری ہوئی لے کے آئے, لیکن کوشش کریں گے درد کی حالت میں پین کلر کھا کے نہ آئے. ٹھیک ہے حاجی صاحب. ایک اور کالر ہے آپ کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریے, کہاں سے؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, نسیم فاطمہ نام ہے میرا. جی فرمائیے. جی اپنے بیٹے کے لیے پوچھنا تھا کہ اس کو ایک سائڈ بالکل ناک کی بند ہے, اس کی سانس اس کو نہیں آ رہی, سوتا ہے تو بالکل نہیں آ رہا, منہ کھول کے سانس لیتا ہے بچہ. ایج کیا ہے آپ کے بیٹے کی؟ 22 ایئرس. 22 ایئرز ہے. ان کو سانس نہیں آتی ہے؟ جی 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 بالکل, جیسے نا ناک ایک سائڈ سے ہو رہا ہے. ایک سائڈ سے ناک بلاک ہو جاتی ہے؟ جی جی, اور ٹیڑھا بھی ہو رہا ہے ناک کا, اور ایکس رے وغیرہ کروائے, اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی مطلب ایشو نہیں ہے, ہڈی وغیرہ کچھ نہیں ہے اس کا مسئلہ. ٹھیک ہے. مجھے باسط بھائی ان کی بات کلیئرلی آواز
ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. حاجی صاحب یہ ہماری بہن تھیں, فاطمہ نام تھا ان کا, کراچی سے بات کریں. بیٹا 22 سال کا ہے جس کو سانس میں پرابلم ہے اور ناک ٹیڑھی ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے سانس نہیں آتی. ویسے ڈاکٹرز وغیرہ کو دکھایا, وہ کہتے ہیں سب مسئلہ ٹھیک ہے, رات کو منہ کھول کے سوتا ہے. بہترین ہے ایک ہی راستہ, آ کے میرے پاس سے علاج کرا لیں, لیکن ابھی فی الحال فوری طور پہ کام کر لیں. فوری طور پہ کام یہ ہے کہ پانی اتنا گرم کریں جتنا وہ برداشت کر سکے, نہیں گرم سے نہیں, تیز گرم. اس میں 2 چٹکی گندک 2 چٹکی پھٹکی ڈالے اور وہ اپنے ناک پہ پانی ڈالتا رہے, ناک کے اندر انگلی مارتا رہے, ڈالتا رہے. اس کے بعد جب یہ سارے کام ختم ہو جائیں, زیتون کا تیل لگا لے انگلی پہ, ناک کے اندر پورا گھما لے. ٹھیک ہے, یہ فوری طور پہ کر لیں. اور بہتر سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ میرے پاس آ جائیں انشاءاللہ ناک اگر ٹیڑھی ہے تو تبھی سیدھی ہو جائے گی. اگر جنہوں نے ناک کے بار آپریشن کروائے ہیں, ہڈی کٹوائی ہے, گوشت کٹوایا, بار کٹوایا ہے, وہ لوگ ہیں جن کی ناک سیدھی تھی وہ کبھی یوں جا رہی ہے کبھی یوں جا رہی ہے, بالکل ٹیڑھیوں کی طرف ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے. میں تمہیں کہکشاں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں, اگر تم میری بات کو سننا. یہ ہماری شادی کی کام کی, یہ سب سننے والوں کی کام کی بات ہے. جن کے کان کے پیچھے یہاں رسولی ہوتی ہے, بڑی ہوتی ہیں, یا اتنے بڑے گولے بن جاتے ہیں, یہ کان سے ہٹ کے گلے کے یہاں تک, یہاں سے آ کے یہاں سے پورا, تو اس کو آپریشن 99% ڈاکٹر نہیں کرے, 99% نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے کہ یہ عادی موت ہے. اللہ اکبر. فالج ہونا اٹال ہوتا ہے, لقوہ ہونا ہوتا ہے, آنکھوں کی بینائی جانا ہوتی ہے, یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. آج ہمارے پاس وہی مریض الحمدللہ ثم الحمدللہ ملتان سے وہ آیا ہوا ہے, میرے خاص 20 دن ہو گئے, تم کم از کم 50% ٹھیک ہو چکا. الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے اگلے کسی پروگرام میں ہمارے پاس یہاں موجود ہو, شریک ہو. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ 99% لوگ ٹھیک ہونے کے بعد آنکھیں ماتھے پہ نہیں, پیچھے گردن چلی جاتی ہیں. جی. ماتھے پہ جانا چھوٹی بات ہوتی ہے, لیکن یہاں سے ہٹ کے گردن چلی جاتی ہیں, پیچھے مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں, چلتے ہیں آگے لیکن آنکھیں پیچھے ہوتی ہیں. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. وہ جو آپ کو یاد ہے ہمارے پروگرام میں ایک آنا تھا جو وہاں سے جیلم سے آئے ہوئے تھے, جی, انہوں نے کہا کہ یہاں میرے پاس کال آئی تھی, آپ کی کال آئی تھی پچھلے پروگرام میں. جی, سارا خاندان ٹھیک ہو گیا لیکن شرمندگی کا نام نہیں. اللہ اکبر. سارا خاندان ٹھیک ہوا, پورے خاندان. میں نہیں کہہ سکا وہ پاگل تھے, میں نہیں کہہ سکا کہ وہ کیا نفساتی مریض تھے, ان پر جنات تھے, یہ موقع تھا, میں اس معاملے میں نہیں جا رہا ہوں, لیکن پورے خاندان ٹھیک ہو چکے ہیں الحمدللہ. اور مزے کی بات ہے 1 روپیہ خرچ کیے گئے بالکل الحمدللہ. لیکن جھوٹ بولنے میں جواب نہیں, جواب ہی نہیں. اوکے, اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ حد نہیں. بالکل حاجی صاحب, اللہ پاک ان سب کو ہدایت دے. حاجی صاحب ایک کالر تھی ہماری جو ان کی بات مجھ سے نہیں ہو پائی, ہمارے بتا رہے ہیں کال پر, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ 50 سال ان کی عمر ہے, سر میں جوئیں اور لیکھوں کے انبار لگے ہوئے ہیں, ایسی صورتحال میں ان کو کیا تجویز کریں گے؟ سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ آپ بازار سے تارا میرا تیل لے لیں. ٹھیک ہے, جامع کا تیل, تارا میرا تیل ایک ہی ہوتا ہے. آپ سر میں تارا میرا تیل پہلے تو جڑوں میں لگائیں, جڑوں کے بعد پورے بالوں میں لگائیں. ٹھیک ہے, اور لگا کے خوب دبا کے مل لیں. اتنا مل لیں آدھا پونا گھنٹہ کہ سمجھ لیں کہ جوئیں دیکھیں کہ ان کے گلے میں پٹا بن جائے. اس کے بعد باریک کنگھی لیں, گرم پانی رکھیں, کھولتا ہو پانی, اور باریک کنگھی لیں, اسے مارتے رہیں, اس میں دھوتے رہیں, پورا سب 2 دن کی محنت ہوگی, سر صاف ہو جائے گا. یہ کام ختم ہو گیا. لیکن تارا میرا تیل اس کو بولو روزانہ لگا کے رکھیں. جن کو بھی یہ مسئلہ ہے وہ تارا میرا تیل لگا کے رکھیں. ٹھیک ہے, اس سے جوئیں دیکھیں سب مر بھی جاتی ہیں اور سر بھی صاف ہوتا ہے. لیکن اس سے فائدہ آدھا ہے, کیونکہ ان کے جو بستر ہیں, تکیے ہیں, چادریں, ان میں جوئیں موجود ہوتی ہیں. بالکل. روزانہ کی روز تکیے بھی کے غلاف چینج کر لیں, تکیے صاف ستھرائی کر لیں, جھاڑ لیں, اسپرے کر لیں, چادریں چینج کر لیں, لیکن اسپرے کرنا ضروری ہے. کیونکہ اکثر ان لوگوں کے تکیوں میں جوئیں بھری ہوتی ہیں, داکھیں بھری ہوتی ہیں, لیکیں بھری ہوتی ہیں. استغفر اللہ, کچھ لوگوں کے سروں میں سفید جوئیں دیکھی ہیں. اللہ اکبر. وہ عام جون سے 4 گنا بڑی ہوتی ہے. اچھا, 4 گنا بڑی. اور جیسے سمجھ لو کہ کھٹمل ہے, اس سے تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے. اللہ اکبر. وہ مجھے لوگوں نے لا کے دکھائیں تو اللہ تعالیٰ سب کا بے مان رکھے. اب وہ جب وہ آتی ہیں تو سمجھ لو کہ کوئی تباہی بربادی آتی ہے.
अल्लाह वो अकबर। नवसत की होती हाजी है। साहब ये बात कंटिन्यू करते हैं, कॉलर है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई कौन बात करें, कहाँ से? जी मैं नाजिम बात कर रहा हूँ, नाजिमाबाद से ही। जी फरमाइए। अच्छा, मुझे ज़रा हाजी साहब से बात करनी थी कि वो मेरी बच्ची के सिट्स का मसला है, तो वो एक मरतबा हम उसको ऑपरेट भी करा चुके हैं, वो बस्ट हो गई थी, ठीक तो है। अभी फिर वो बनना शुरू हो गई हैं, अच्छा, बच्ची की एज क्या है? तकरीबन 28 ईयर्स। 28 ईयर्स। तो सिस्ट कहाँ पे हुई थी? तो बस ये कि ये क्या आप पूछ रही हैं, सॉरी? सिस्ट कहाँ पर हो गई थी? ओवरी में। ओके ठीक है। तो फिर अब क्या मसला है, दोबारा से बनना शुरू हो गई जी है? जी ऐसे ही है, तो बस ठीक है, हम हाजी साहब से मालूम करके आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग भाई, अल्लाह हाफिज़। जी हाजी साहब, इनकी जो बेटी है 28 साल उनकी उम्र है, उनकी ओवरी में सिस्ट हो गई थी, पहले इन्होंने रिमूव करवा ली, अब दोबारा से बनना शुरू हो गई है, तो अब ऐसी सूरत हाल में क्या करें वो? दो बातें सबको समझने की ज़रूरत है। जब सिस्ट का ऑपरेशन कराते हैं वो बार बार होते होते 4-6 ऑपरेशन के बाद पूरा यूट्रस निकालना पड़ जाता है। ओके ठीक है, अगर वो लड़की है तो वो बाद में औलाद नहीं पैदा कर सकती। चलो उम्र रसीदा औरत है, उसने निकाल भी तो कोई मसला नहीं, उसके घर में शोहर बच्चे मौजूद हैं, उसकी ज़िंदगी वहाँ पायदार होती है। लेकिन जहाँ पर कुछ भी न हो तो ऐसी बच्चियाँ आती हैं, इनके साथ ये सूरत हाल हो चुकी है, ये अल्लाह के इलाज करें। लेकिन मैं तुम्हें एक वाक़या सुना देता हूँ कि मेरी अक्ल काम नहीं कर रही, शायद हमारी भी नहीं कर सके, ये बात अक्ल से शायद बहुत ऊँची हो। ठीक है। एक बच्ची का ऑपरेशन हुआ यूट्रस का, सिस्ट का, और उसका ऑपरेशन के बाद उसका पेट फूलना शुरू हुआ, और 15 दिन बाद जाके देखो जब ऑपरेशन करवाया तो अल्ट्रासाउंड कराया तो इतनी बड़ी सिस्ट थी, जो मेरी अक्ल काम नहीं कर रही, 15 दिन में इतनी सिस्ट अब निकाल दी और इतनी बड़ी हो गई और पेट यूँ लटक गया। अल्लाह अकबर। हाजी साहब बात कंटिन्यू करते हैं, कॉलर है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात करिए, कहाँ से? जी मैं ना शाजिया बात कर रही हूँ कराची से। जी शानजे फरमाइए। जी मेरे हाथों में ना सूजन आ जाती है और दर्द होता, मुड़ती नहीं उंगलियाँ। हाथों में? जी, और डॉक्टर से मैंने इलाज कराया, चेकअप कराया, वो बोल रहे थे गठिया है। मैं 2 साल तक इलाज कराया है, ये फिर भी दवाएं छोड़ती हूँ तो ये तकलीफ वापस होती है। ठीक है शानजे, और कुछ पूछना चाहेंगी? जी तो यही मसला था, ये मुझे था नहीं, चिकनगुनिया बुखार हुआ था ना 6 साल पहले, ये जब से होने लगा। ओके ठीक है शानजे, आप हमारा प्रोग्राम देखें, हाजी साहब से मालूम करके आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज़। हाजी साहब शानजे कराची से बात कर रही हैं, उनके हाथों में इतना दर्द है, उंगलियों में इतना पेन होता है, डॉक्टर्स ने कहा कि आपको गठिया है, लेकिन वो ये कह रही हैं कि चिकनगुनिया 2 साल पहले मुझे हुआ था, उसके बाद से मेरे हाथों में जो है वो इतनी शदीद तकलीफ होने लगी। इसने वो बात की जो हम 2 प्रोग्राम में पहले कर चुके जी बिल्कुल। हैं। जितने लोगों को